आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और तारीख है 30 अप्रैल। वक्त हो गया है आज तक रेडियो के न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर का। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पॉडकास्ट में किन खबरों पर बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की और एक्सपर्ट से पूछेंगे कि पॉलिसी लेवल पर इस तीसरी लहर से कैसे बचा जा सकता है। उसके बाद बात होगी सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की सुनवाई पर और आपको बताएंगे उस चौंकाने वाली रिपोर्ट के बारे में जिसमें कहा गया है कि दुनिया में कोरोना की आधी वैक्सीन सिर्फ 16% अमीर देशों ने लगवा ली है। और फिर हमारे डेली सेगमेंट उम्मीदों के रोशनदान में आपको सुनाएंगे कहानी भोपाल के उस ऑटो ड्राइवर की जिसने अपने ऑटो को ही एम्बुलेंस बना लिया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस नितिन से। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने वरिष्ठ पत्रकार और आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना के निधन पर शोक जताया है। रोहित का आज हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। कुछ दिनों पहले उन्हें कोविड इन्फेक्शन हुआ था। बीती रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। रोहित सरदाना आज तक पर मशहूर शो दंगल होस्ट करते थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी को सदी में एक बार आने वाली आफत बताया है। सरकार ने कोविड इन्फेक्शन के बाद होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा है कि घर पर रहने वाले मरीज दिन में 2 बार भाप लें और गर्म पानी से गरारे करें। इसके अलावा होम आइसोलेशन में मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी गई है। कल से देश में 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसके लिए बीते 2 दिनों में कोविन और आरोग्य सेतु ऐप पर करीब 2.5 करोड़ लोग रजिस्टर करा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर कतारें ना लगाने की अपील की है, क्योंकि अभी सरकार के पास वैक्सीन नहीं पहुंची है। सीनियर एडवोकेट, पूर्व अटॉर्नी जनरल और पद्म विभूषण सोली सोराबजी का कोरोना से निधन हो गया। सोराबजी 1989 से 90 और फिर 1998 से 2004 तक देश के अटॉर्नी जनरल थे। इसके अलावा शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रू तोमर और बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का भी आज कोरोना इन्फेक्शन की वजह से निधन हो गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगा बैन 31 मई तक बढ़ा दिया है। ये पाबंदी पिछले साल के मार्च महीने से ही लागू है। हालांकि ये बैन इंटरनेशनल कार्गो ऑपरेशन और एविएशन रेगुलेटर्स की ओर से अप्रूव्ड फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। बजाज ऑटो के मुखिया राहुल बजाज कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद छोड़ रहे हैं। 1 मई से वो कंपनी के चेयरमैन एमिरेट्स का पद संभालेंगे। वहीं नीरज बजाज 1 मई से बजाज ऑटो के चेयरमैन होंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए, तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं, तुम क्यों नहीं करते? हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें। हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है। आप लोग भी तो हमारा परिवार हैं। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। ये आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई है। आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना नहीं रहे। कोविड पॉजिटिव होने के बाद वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कार्डियक अरेस्ट ने उन्हें हमसे अलग कर दिया। आज दिन भर के आखिर में आपको सुनवाएंगे कि वो कौन सी तस्वीरें, कौन सी बातें, कौन सी यादें हमारे बीच छोड़ गए हैं। ये दुख का मौका है, पर पत्रकारिता का फर्ज ये कहता है कि शो मस्ट गो ऑन। तो आज दिन भर में पहली बातचीत इस पर कि हमें क्या करना होगा अगर हम देश में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप कम करना चाहें तो। पिछले 24 घंटे में 3,79,000 केस सामने आए हैं और 3,445 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की ओर से चेतावनी दी गई है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी धीमी है कि संक्रमण की तीसरी लहर भी आ सकती है। राज्यों ने पहले ही कह दिया है कि फिलहाल उनके पास वैक्सीन्स नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई की हालत किसी से छुपी नहीं है और ऐसे में ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं कि तीसरी लहर के प्रकोप से बच सकें या उसके असर को कम कर सकें? ये जानने के लिए हमने बात की पब्लिक पॉलिसी एंड हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट
डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया से। अब कम से कम इन सारी घटनाओं के बाद एक चीज साफ हो गई है कि अब माना जा रहा है कि तीसरी या चौथी लहर आएगी और हमें उसकी तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहली चीज जो है कि एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्लान बनाने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म की जब मैं बात करता हूं तो 3 महीने के लिए कि आने वाले 3 महीनों में क्या करना चाहिए, और उस दौरान मेरी राय में अब अस्पतालों में बेड की जो व्यवस्था, ऑक्सीजन का जो चैलेंज आ रहा है, उन सबको अच्छे तरीके से वॉर फुटिंग पर एड्रेस करने की जरूरत है। तो वो जरूरत है शॉर्ट टर्म प्लान की। उसी तरह एक मीडियम टर्म प्लान बनाने की जरूरत है अगले 3 महीने से लेकर 12 महीने तक, जिसमें वैक्सीनेशन की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ किया जाए। जो अभी हम टेम्परेरी हॉस्पिटल्स या टेम्परेरी बेड बना रहे हैं, उनको किस तरह से ऐसा किया जाए कि वो अस्पतालों में ही उनको सुदृढ़ कर दिया जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई को निरंतरता बना दी जाए, और जो मेडिसिन या जिन डॉक्टर्स की जरूरत है उनको कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वो अब उन सुविधाओं के लिए अस्पतालों में और जहां जरूरत है वहां उपलब्ध होंगे। तो हमें एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्लान बनाने की जरूरत है, और उससे दूर होगा। जहां तक कदमों की बात है, तो मैं हमेशा ही कहता रहा हूं कि वो किसी भी महामारी से लड़ने के लिए और किसी भी इस तरह की पेंडेमिक से लड़ने के लिए एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों पर ध्यान देना होगा। जो एजेंट है जैसे वायरस, उसमें हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ानी होगी। साथ में यह देखना होगा कि अगर उसमें बदलाव आ रहे हैं तो उनको पहचानते हुए तत्काल उन क्षेत्रों को सूचित किया जाए और वहां पर प्रभावकारी तरीके से कदम उठाएं। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग सुधारने से, में बढ़ावा देने से हम म्यूटेशन को जल्दी पहचान सकेंगे और उपयुक्त कदम उठाए जा सकेंगे। डॉक्टर साहब, आज जो हालात हैं वो हमारी कल की गलतियों का नतीजा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर एक समाज के तौर पर, सिस्टम के तौर पर एक इंट्रोस्पेक्शन करें तो चूक कहाँ हुई, कहाँ हमने गलती की कि आज हम इस भयावह आंकड़ों के साथ खड़े हैं? सबसे पहली बात मेरी नजर में है कि हम यह भूल गए थे हर लेवल पर, चाहे वो लोग हों, सरकारें हों, कि महामारियां इतनी जल्दी नहीं चली जाती। हम देख चुके थे कि बाकी दुनिया में महामारी की 2 या 3 लहरें आई थी। साथ में दूसरी और तीसरी लहर पहली लहर की तुलना में ज्यादा संख्या में केसेज पाए गए थे और उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को चुनौती मिली थी। तो यह सोचने का कोई कारण नहीं था कि भारत में दूसरी लहर नहीं आएगी। अगर कोई बात अननोन थी, जिसको हम नहीं कह सकते थे, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता था, वो थी कि लहर कितनी गंभीर होगी और कब आएगी। लेकिन दूसरी लहर का आना निश्चित था। लेकिन लगता है कि काफी सारी वजहों से सब लोग यह मानकर चलने लगे कि अब तो भारत से महामारी खत्म हो गई है। उसकी कुछ वजह ये भी है कि एक तरह की इंडियन एक्सेप्शनलिज्म कि हाँ, भारत में तो अलग है, हमारे यहाँ पे BCG वैक्सीनेशन होता है, हमारी यंग पॉपुलेशन है, हाई बेसिक रेट ऑफ इन्फेक्शन होता है, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो ये सब बातें सोची जाने लगी थी और साथ में वैक्सीन आ गई थी। भले ही लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लेकिन लोग कह रहे थे अब वैक्सीन आ गई, अब तो हम बच ही गए। तो कुल मिला के हर लेवल पर कुछ ना कुछ ढिलाई रही, और जिसका नतीजा यह निकला कि जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो नहीं हुई। और लेकिन उसके अलावा जो केसेज की संख्या थी और सारी घटनाएं एक साथ होती नजर आई, चुनाव की रैली हो, होली का त्योहार हो या कुंभ मेला हो, या लोगों का मास्क का पालन न करना और बाजारों में और कहीं भी घूमना, तो इन सब परिस्थितियों ने कुल मिला के उस जगह पर पहुंच गए जहां पर इन्फेक्शन काफी तेज फैल चुका है और हम दूसरी लहर में हैं। शुक्रिया डॉक्टर लहारिया। देश में कोरोना को लेकर हर तरफ बेबसी और लाचारी की तस्वीरें हैं। नजर की हद तक रोते, बिलखते, चीखते, मदद को पुकारते हुए लोग हैं। ऑक्सीजन की कतारें लंबी हो रही हैं। अस्पतालों में बाहर भीड़ बढ़ रही है। आलम यह है कि पूरे शहर में एक बेड नहीं मिलता। लेकिन सरकारी बैठकें जारी हैं इस उम्मीद में कि कोई रास्ता निकल आए। आज पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी, जिसमें महामारी पर काबू पाने के लिए चर्चा की। रेमडेसिविर के 4,50,000 वाइल्स इंपोर्ट भी किए जा रहे हैं, जिनमें से 75,000 का पहला कंसाइनमेंट आज पहुंचेगा। लगभग पूरे दिन, बल्कि शाम तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार के कोविड मैनेजमेंट पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई असहज करने वाले सवाल पूछे। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने एफिडेविट दाखिल करके प्लान भी बताया।
आज तक रेडियो रिपोर्टर हैं नलिनी शर्मा, जो कोर्ट्स कवर करती हैं। हमने उनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उसके अहम बिंदु क्या रहे मैसेजिंग के लिहाज से। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज पूरी सुनवाई के दौरान आया है वो ये है कि कोई भी राज्य अपने सिटीजन या अपने नागरिकों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता या कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट कर सकता सिर्फ इस कारण से कि वो नागरिक सोशल मीडिया पे या मीडिया चैनल्स के जरिए ऑक्सीजन बेड या हॉस्पिटल बेड की डिमांड कर रहा है। हाल ही में अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो यूपी की पुलिस है उन्होंने काफ़ी नागरिकों के अगेंस्ट एक्शन लिया है, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हैं एफआईआर लॉन्च करके, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपील करते हुए ये बोला है कि यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है और हॉस्पिटल बेड अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे मदद मांगी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए यूपी पुलिस ने उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर किसी भी राज्य ने ऐसा करा आज से आगे जाके तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत ही स्टर्न एक्शन, बहुत ही कठोर स्टेप लेगा ये इंश्योर करने के लिए कि कोई भी राज्य ये करे ना। दूसरा संदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज ये दिया है कि जो भी सारे राज्य हैं, दिल्ली का स्पेसिफिक उन्होंने नाम लेते हुए बोला है कि जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा इस पूरी क्राइसिस से निकलने के लिए। सिर्फ राज्य सरकार या सिर्फ केंद्र सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकते, एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ताकि हमारा देश एज अ होल इस पूरी महामारी से बाहर निकल पाए। नलिनी, अदालत ने ऐसे कौन से सवाल पूछे जिन पर सरकार थोड़ा असहज दिखी और फौरी तौर पर क्या निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुबह सुनवाई हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहले तो आज पहली बार डिटेल्ड सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी कोरोना की क्राइसिस को लेकर। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट कर दिया है कि वो कौन से विषयों पर डिटेल में जाएंगे इस पूरी सुनवाई के दौरान। तो उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल रखे हैं केंद्र सरकार के सामने, जिनका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है। सबसे अहम सवाल उसमें से ये है कि जो ऑक्सीजन एलोकेट करी गई है अलग अलग राज्यों को पूरे देश में, वो किस बेसिस पर करी गई है। केंद्र सरकार के मन में क्या आया था कि उन्होंने कुछ स्टेट्स को 1600 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दी है, जबकि दिल्ली को सिर्फ 480 या 490 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जबकि दिल्ली की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो कुछ स्टेट्स को रिकग्नाइज करके, जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि उन्हें क्लैरिफिकेशन चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन एलोकेशन किस बेसिस पर करा गया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा है कि वो जो भी अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहे हैं इस पूरी कोरोना की महामारी को कंट्रोल करने के लिए, वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए, लॉकडाउन को छोड़ के वो स्टेप्स क्या हैं, और उन सारी स्टेप्स की डिटेल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामे में रखी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिटेल्स आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से मांगी हैं। नलिनी, अब आगे की सुनवाई कब होगी और उसका एजेंडा क्या होगा? अब आगे जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई के लिए रखी है, जिसमें वो और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे इन सारे सवालों को लेके जो उन्होंने उठाए हैं। सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं, पर अलग अलग राज्य सरकारों से भी ये बोला है कि सारा डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। तो 10 मई के लिए सुनवाई टल गई है, 10 मई तक सुनवाई टल गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तब तक सेंटर अपना पूरा प्लान तैयार करके सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामे में रखे। पर ये याद रखना ज़रूरी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 10 मई को होगी, तब तक दिल्ली हाई कोर्ट और बाकी राज्यों के हाई कोर्ट भी रोज़ाना बेसिस पे सुनवाई करते जा रहे हैं। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट की हियरिंग थी, ऑल्दो वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या होता है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, बट एट द सेम टाइम ये साफ बोला गया है कि हाई कोर्ट की हियरिंग पे कोई रोक नहीं है, और हाई कोर्ट की हियरिंग जो रोज़ाना चल रही हैं हाई कोर्ट की बेंच के सामने, वो जारी रह सकती हैं 10 मई तक एटलीस्ट। शुक्रिया नलिनी। कोरोना पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन उससे बचाने वाली वैक्सीन सबको मैसर नहीं। अमीर गरीब का यह फर्क यहां भी हावी है। सोचिए कि कई गरीब मुल्क ऐसे हैं
जिन्हें एक डोज भी नहीं मिली, और दूसरी तरफ दुनिया की 6% आबादी वाले चंद अमीर देशों ने आधी वैक्सीन खपा ली। कहा जा रहा है कि अमीर गरीब के इस फर्क के चलते जिस तरह सबको वैक्सीन नहीं मिली, उससे ये महामारी एक कदम और आगे ही जाएगी। हमारे साथी नितिन ठाकुर वैक्सीन के मामले में बढ़ती जा रही इस असमानता को समझा रहे हैं। जमशेद, ये बहुत दुखद है जो आपने भी बताया, लेकिन यही दुनिया का सच है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बारे में बड़े विस्तार से जानकारी दी है। उनका कहना यह है कि कुल कोरोना वैक्सीन की 48% डोज अमीर देशों ने अपने नागरिकों को लगवा दी हैं, जबकि ये पूरी दुनिया की आबादी का केवल 16% ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी 52% डोज बची हैं उन्हें दुनिया की 84% आबादी आपस में बांटेगी। इसे संसाधन का सही बंटवारा तो कतई कहा नहीं जा सकता है। अमीर देशों ने अपने लिए वैक्सीन सिक्योर करके रख ली हैं। सबसे ज़्यादा वैक्सीन उनकी ही बनती हैं, सबसे ज़्यादा स्टॉक वो ही रख सकते हैं, उन्होंने रखा भी। देखिए, इस स्टडी में अमीर और गरीब का पैमाना वर्ल्ड बैंक से तय की गई इनकम को बनाया गया है। आपको 2-3 देशों के बारे में मैं बताता हूं ताकि अपनी बात ज़रा साफ ढंग से रख सकूं। सबसे पहले आप अमेरिका को लीजिए। सबसे अमीर देशों में भी आता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कोरोना से ही प्रभावित भी हुए हैं। भारत से पहले अगर किसी का नंबर है तो वो अमेरिका ही है। सरकारों ने यहाँ पर अरबों रुपया वैक्सीन बनाने पर खर्च किया है और फिर उतना ही पैसा वैक्सीन को सुरक्षित रखने में भी किया है। 41% अमेरिकियों को एक डोज, जो पहली डोज है, वो दी जा चुकी है और 26% दोनों डोज ले चुके हैं। अब ये हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका के पास वैक्सीन इतनी है कि स्टॉक में भरी पड़ी है। तो पिछले दिनों जब भारत में वैक्सीन की कमी का शोर मचा तो वहां के कई लोगों ने कहा कि ये जो हमारे यहाँ डोज पड़ी हुई हैं, यह भारत को दे देनी चाहिए। अब अमेरिका जो है वो दूसरे देशों को डोज दे भी रहा है। जाहिर है उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन है। ब्रिटेन को लीजिए। यहाँ नेशनल ऑडिट ऑफिस एस्टिमेट के हिसाब से ब्रिटेन ने वैक्सीन बनाने और खरीदने पर $16 बिलियन यानी कि करीब 1,20,000 करोड़ रुपए बैठते हैं, उतने खर्च किए। इनके यहाँ करीब 50% आबादी पहली डोज ले चुकी है, 16% आबादी दूसरी डोज ले चुकी है। इजराइल, वहाँ तो 58% लोगों को दोनों डोज दे दी गई है। मास्क भी नहीं पहनते वहाँ के लोग। तो इजराइल ने इतने लोगों को डोज दे दी है कि सरकार को लगता है सब सुरक्षित है। अब देखिए कि बहुत पैसा बहाया उन्होंने इस अभियान पर। एवरेज 1 लाख लोगों पर यहाँ 1,14,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। हंगरी ने 35% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया है। कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इनके पास भी वैक्सीन की भरमार है, स्टॉक भर के रखा हुआ है। अच्छा नितिन, गरीब देशों के बारे में भी बताइए, और भारत का क्या हाल है इस रिपोर्ट के हिसाब से? देखिए साहब, भारत का हाल तो बेहाल है और भारत लोअर मिडिल इनकम ग्रुप का देश है, अमीर देश है नहीं है। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 8.2% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज पहुँचा है। और मान लीजिए इसको ऐसे कि 1 लाख लोगों में से महज 9,000 के करीब लोग हैं जिन तक वैक्सीन पहुँची है। अभी हमारे यहाँ तो वैक्सीन मिल ही नहीं रही है, शॉर्टेज चल रही है। हमें 1 मई से यानी कल से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगानी थी। हालत यह है कि आधे से ज़्यादा राज्य देश में कह चुके हैं कि हमारे स्टॉक में ही नहीं पड़ी है, तो इस अभियान को हम चला भी नहीं सकते हैं। अमेरिका जैसे देश और बाकी देश अपने यहाँ से हमें वैक्सीन दे रहे हैं। रूस अपनी स्पुतनिक भेजेगा, इसके अलावा मॉडर्ना की बात हो रही है और जॉनसन एंड जॉनसन की बात हो रही है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। इसके अलावा आपने बात की गरीब देशों की, तो ये वॉशिंगटन पोस्ट की जो स्टडी है उसमें बताया गया कि ड्यूक यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ सेंटर की एक स्टडी आई है और बता रहे हैं कि अमीर देशों ने वैक्सीन सप्लाई का 52-53% कब्जे में ले लिया है। तो जो 92 गरीब देश हैं, अगर उनकी बात हम करें तो 2023 तक भी ये लोग 60% लोगों को पहला डोज भी नहीं दे पाएंगे, ये हालत है। और सोमालिया, नॉर्थ कोरिया, यमन, लाइबेरिया, हैती, ये कई देश हैं जहाँ अब तक वैक्सीन का एक भी डोज ना पहुँचने की खबरें हैं। तो सोचिए कि कितना गंभीर मामला है। इसके अलावा सूडान, माली, अफगानिस्तान, मोजाम्बिक, तजाकिस्तान जैसे देश अपने अभी 1% आबादी को भी वैक्सीन नहीं करा पाए हैं। तो इतनी असमानता है गरीब और अमीर देशों में। तो खतरा इस बात का है कि मान लीजिए अमीर देश वैक्सीनेट हो जाएं और गरीब ना भी हों तो कोरोना गया नहीं है। कोरोना गरीब देशों में पनपता रहेगा, पलता रहेगा और खुद को मजबूत बनाता रहेगा। कोरोना से लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब अमीर और गरीब का ये फर्क खत्म किया जा सके और सभी को वैक्सीन दी जाए। अमीर गरीब ना देखा जाए, चाहे वैक्सीन फ्री बांटी जाए या कोई न्यूनतम दाम रख लिया जाए। शुक्रिया नितिन। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है,
लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। और अब चलते हैं कुलदीप के पास और सुनते हैं उम्मीदों की रोशनदान में आज की कहानी। उम्मीदों का रोशनदान। अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चराग ने लौ को संभाल रखा है। अहमद फराज ये शेर कह गए। जब मुल्क ऐसी वबा से गुजर रहा है जिसमें वक्त के कांधे पर अनगिनत जनाजे हैं, फोन बजता है तो लगता है कि कोई बुरी खबर न हो। ऐसे अंधेरे में कुछ लोग हैं जो चिराग बनकर इस स्याह रात को अपनी थोड़ी सी रोशनी से रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं भोपाल के ऐशबाग के रहने वाले मोहम्मद जावेद खान। जावेद ऑटो चलाते हैं, लेकिन आजकल इनका ऑटो भोपाल की गलियों से शहर के अस्पतालों की तरफ दौड़ लगाता रहता है। जावेद ने इन दिनों अपने ऑटो को एक तरह से एम्बुलेंस बना रखा है। अपने ऑटो के जरिए वो कोरोना मरीजों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाते हैं। एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर भी है उनके पास, जिसे वो ऑटो में रखते हैं। जावेद बताते हैं कि इस इंतजाम के लिए उन्हें अपनी पत्नी के जेवर बेचने पड़े, लेकिन मदद का हौसला फिर भी नहीं टूटा। ये मुझे 20 दिन होगा इसको शुरू करे हुए। मैंने इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, उसके लिए मुझे बहुत सी कुर्बानी देना पड़ी। मैंने बीवी का अपना जेवर बेचा है। मैंने अभी तक 12 लोगों की मदद करी है इसके अंदर। जस्ट अभी छोड़ के आया हूँ जेपी हॉस्पिटल, तो उनको बेड मिलवाया, वो उनको बिठा के मैं गाड़ी लेके आ गया। तो वो उन्होंने फोन लगाया कि आप पैसे ले लीजिए, तो मैंने तो बोला पैसे नहीं लूंगा मैं बिल्कुल भी। मैं उनको छोड़ के वो निकल गया आगे। पेपर में, न्यूज में, सबने देखा कि अपने माँ को कोई कंधे पे ले आ रहा, कोई ठेले पे ले आ रहा, कोई रोड पे तड़प रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। तो ये ख्याल आया कि हम क्यों ना अपने समाज को, अपने समाज के लिए आके काम करें। तो उसके अंदर मुझे खुशी भी मिलती है, बहुत दिल सुकून में रहता है, मेरा नींद भी अच्छी आती है। और बरकतों का महीना है ये, सेवा का महीना है, ये करता रहता हूँ मैं। तो हमारे समय के इस हिस्से में न जाने कितने जावेद अपने हिस्से की कोशिशों से अनजान लोगों की मदद कर रहे हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं। अगर आपके पास भी है ऐसे किसी मददगार की कहानी, तो हमें ईमेल कीजिए radio@aajtak.com पर। उम्मीदों के रोशनदान में जल्द फिर एक कहानी लेकर हाजिर होंगे। और अब दिल तोड़ने वाली वो खबर, आज तक के एंकर रोहित सरदाना नहीं रहे। उन्हें कुछ दिन पहले कोविड इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन वो उससे निकल रहे थे और सक्रिय थे। गुरुवार की रात तक वो संस्थान और अपने बाकी साथियों का हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन बीती रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया। आज तक परिवार को जब यह खबर मिली तो किसी को यकीन नहीं हुआ। टीवी पर उनकी साथी एंकर और उनकी बहुत अच्छी दोस्त नवजोत खुद को रोक नहीं पाई। रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था। फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ। पर I've never thought कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको। जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल मी, तू मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना।
इज़्ज़त की 2 मई को तो आ जाऊंगा, अच्छा 29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता तो उसकी खबर आएगी ऐसे। आप लोग दंगल देखते हैं, यही बैठ के वो दंगल करता था। मैं 2:30 बजे जाती थी, वो मेरा रिलीवर, रोहित तुम आ गए, अच्छा मैं मेकअप उतार लूँ, हाँ तू जा, अब मैं आ गया हूँ, हाँ मैं हूँ तू जा। परिवार में सब साथ बैठते थे, बच्चों के बर्थडे साथ मनाते थे हम लोग। कभी नहीं सोचा था चित्रा मैं क्या पूछूं तुमसे। बहुत मुश्किल है इस वक्त कुछ भी बता पाना। तकरीबन 12 बजे के आसपास ये खबर सामने आती है और तब से हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर रहे होते हैं कि हे भगवान ये गलत खबर साबित हो जाए। जिस अस्पताल में वो भर्ती थे मैंने तुरंत वहाँ पे फ़ोन किया उनके पीआरओ को, वो मेरे जानने वाले हैं। मैंने सोचा कि सर आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल है, रोहित वहाँ पे भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, अब तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, क्या है सच्चाई। फिर उनकी ओर से बताया गया कि कल रात तक उनकी तबीयत ठीक थी, 10:30-11 बजे तक उनकी वाइफ उनके साथ थी। रात के 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है और फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र बनाए रखते हैं और फिर दिन के 11-12 बजे के बीच इस तरह की खबर सामने आती है। बहुत मुश्किल है यहाँ पर नवजोत कुछ भी बता पाना, क्योंकि कोरोना के इस काल में इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या कहूँ। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। हम सब ने देखा कि अपनी बेटियों को लेकर रोहित कितना ज़्यादा पजेसिव, हर पिता अपनी बेटी के साथ होता है, लेकिन उनकी वो तस्वीरें मैं जब देखती थी तब लगता था कि बहुत छोटी बच्चियाँ हैं उनकी। एक हंसता खेलता परिवार। हमेशा एक फोटोग्राफ्स आई थी जिसमें लिखा हुआ था मेरे बेस्ट डैडी, और केक काटता हुआ पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। उनकी 2 बच्चियाँ उनको प्यार करती हुई दिखाई दे रही है। वो बहुत छोटी हैं, मेरे बच्चे के साथ में वो पढ़ती हैं। बहुत मुश्किल है उनके दर्द को बता पाना कि वो क्या सोच रही होंगी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको तो इतनी समझ भी नहीं है। बार बार ये लगता है कि नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, हमेशा ये लग रहा है। अंजना और सईद, अल्फाज ही नहीं है, क्या पूछूं, आज तो मेरे पास सवाल ही खत्म हो गया। अंजना सईद कुछ बोलो प्लीज। क्या 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 बोलूं नब्जो, पूरे हिंदुस्तान से फोन आ रहे और सिर्फ एक सबसे ये निकल रहा है कि हम अपने रोहित को नहीं बचा पाए। और क्या क्या बोलूं मैं, जब फोन कर रहे किसका फोन उठाऊं किसका फोन नहीं उठाऊं। सईद लास्ट सैटरडे हम तीनों साथ में थे, तुम मैं और रोहित, हम तीनों साथ में मेकअप रूम में थे। याद है मुझे फोन करके सर कोई किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को भरोसा नहीं हो रहा है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है। काश ये खबर झूठ हो बस। अंजना आप प्लीज कुछ बोलिए। नवजोत बहुत मुश्किल है बोलना ऐसे पट्टे। लगभग 20 साल पहले जी न्यूज में मैं पहली बार मिली थी रोहित से। क्या बताऊं आपको, मेरी बेटी की फोटो के साथ एक कीचेन बना के दिया था, कहा था बेटियों को हमेशा ऑफिस में भी साथ रखना चाहिए। बेटियों के बारे में सोच के कलेजा फटता है, कलेजा फटता है उसकी 2 बेटियों के बारे में सोचकर। क्या दुख है, क्या दुख है भगवान, क्या कर लिया आपने, ये क्या कर दिया। आज भी बस अभी ये लग रहा है कि नहीं ये कोई कह दे कि गलत, ये हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है। नहीं अल्लाह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो ऐसा।
इस खबर पर वाकई यकीन नहीं होता। बस यही दुआ कि रोहित के परिवार को ये पहाड़ सरीखा दुख सहन करने की शक्ति मिले। मुश्किल वक्त है, एक दूसरे की मदद करते रहिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दिन भर में आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, घर पर रहिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।